अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं ऑपरेटर्स इन जावास्क्रिप्ट के बारे में। अभी तक हमने कुछ कुछ ऑपरेटर्स को ऑलरेडी पढ़ लिया है, बेशक हमने रियलाइज ना किया हो। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ऑपरेटर्स का काम होता है किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करना। ये हमारा मेडिकल ऑपरेशन नहीं है, किसी किसी का आंख का ऑपरेशन हो रहा है, किसी का किसी और चीज का, ये वो वाला ऑपरेशन नहीं है। ऑपरेशंस बेसिकली होता है कुछ काम, यानी कुछ ऐसा कैलकुलेशन जिससे कुछ रिजल्ट आए हमारे पास। तो जब भी हम ऑपरेशंस की बात कर रहे हैं, हम बेसिकली मैथ जैसे ऑपरेशंस की बात कर रहे हैं। मैथ में हमने इस तरीके की स्टेटमेंट देखी होगी, a प्लस बी। अब जब भी हम a प्लस बी देखते थे, यहाँ पर हमारा एडिशन का ऑपरेशन हो रहा है, यानी कुछ चीज ऐड हो रही है। इस ऑपरेशन वाली स्टेटमेंट में हमारा जो a होता है इसको हम ऑपरेंड कहते हैं, और ये जो हमारा b होता है इसको भी हम ऑपरेंड कहते हैं। ऑपरेंड यानी जिस चीज के ऊपर ऑपरेशन यानी काम परफॉर्म होगा, और काम करने वाले को हम ऑपरेटर कहते हैं। ऑपरेटर यानी जो काम कर रहा होता है। तो ये जो प्लस वाला साइन है ये हमारा एडिशन का काम कर रहा है, एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, तो इसको हम एडिशन ऑपरेटर कहेंगे। तो जैसे मैथ के अंदर ऑपरेटर होते थे, वैसे ही हमारे जावास्क्रिप्ट के अंदर भी ऑपरेटर्स होते हैं। अब जावास्क्रिप्ट के अंदर अलग अलग टाइप के ऑपरेटर होते हैं। इनमें से 3 टाइप्स के ऑपरेटर्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पहले ऑपरेटर्स जिनको हमने पढ़ा था ये थे हमारे एरिथमेटिक ऑपरेटर्स। एरिथमेटिक यानी जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करने के काम आते हैं। इसमें हमने प्लस को पढ़ा था, माइनस को पढ़ा था, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉड्यूलो एंड हमारे डबल एस्टेरिस्क व्हिच वाज अ पावर ऑपरेटर। तो इन सारे ऑपरेटर्स को हम ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट के अंदर पढ़ चुके हैं, इनको हम कर भी चुके हैं। इनको एक बार क्या करने वाले हैं, app.js से थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं। तो यहां हम लिख देंगे कमेंट्स में एरिथमेटिक ऑपरेटर्स, यहाँ आ जाएगा मेरे पास ई, एंड ये काफी कॉमन मिस्टेक है विच आई डू इन राइटिंग एरिथमेटिक। अब हम कई सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, तो उसके लिए हम कुछ वेरिएबल्स बना लेते हैं। लेट a इज इक्वल टू 10 एंड लेट b इज इक्वल टू 5। अब सबसे पहले हम console.log से प्रिंट करवा सकते हैं अपना एडिशन ऑपरेटर विच इज a प्लस b। उसके बाद इसी सिमिलर तरीके से हम a माइनस b प्रिंट करवा सकते हैं। सेम तरीके से हम प्रिंट करवा सकते हैं a मल्टीप्लाइड बाई b, एंड यहाँ पर आ जाएगा a डिवाइडेड बाई b, यहाँ पर आ जाएगा a मॉड्यूलो b, एंड यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास a टू दी पावर b। इसे कर लेते हैं सेव, रिफ्रेश। तो ये सारी वैल्यूज आ गई। a प्लस b हो जाएगा 10 प्लस 5 15, a माइनस b यानी 10 माइनस 5 मेरे पास आ जाएगा 5 के इक्वल। a इंटू बी यानी 10 मल्टीप्लाइड बाय 5 50, a डिवाइडेड बाय b मतलब 10 डिवाइडेड बाय 5 विच इज इक्वल टू 2, a मॉड्यूलो b मतलब 10 मॉड्यूलो 5, तो रिमाइंडर आ जाएगा 0 क्योंकि कंप्लीट डिवीजन है, एंड 10 टू दी पावर 5 हो जाएगा 10, जिसके बाद हमें दिख रहे होंगे 5 zeros। तो ये बेसिक एरिथमेटिक ऑपरेटर्स है जिनको हम ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट के अंदर पढ़ चुके हैं। दूसरे टाइप के ऑपरेटर्स जिनको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ये थे हमारे यूनरी ऑपरेटर्स। यूनरी ऑपरेटर्स के पास सिंगल ऑपरेंड होता है, यानी जैसे हमने सिंगल ऑपरेंड लिख दिया a, इसके ऊपर लिख देंगे प्लस प्लस, b लिख दिया प्लस प्लस। यहाँ पर 2 ऑपरेंड्स नहीं होते, एक सिंगल ऑपरेंड होता है। तो प्लस प्लस माइनस माइनस इन सबको हम ऑलरेडी देख चुके हैं। जैसे यहाँ पर a की वैल्यू अगर 10 है तो इसके लिए हम प्रिंट करवा सकते हैं console.log a प्लस प्लस, एंड उसी तरीके से हम प्रिंट करवा सकते हैं यहाँ पर प्लस प्लस a। अब यहाँ पर ऑलरेडी हमें पता है डिफरेंस क्या आएगा। a प्लस प्लस में a की वैल्यू जो है वो पहले ही प्रिंट हो जाएगी विच इज 10, तो प्रिंट होकर 10 आएगा, बट बाद में a की वैल्यू प्रिंट करवाएंगे तो 11 रहेगी। console.log प्लस प्लस a में क्या होगा, अब जो वैल्यू है a की वो 11 हो गई होगी, क्योंकि इस लाइन के बाद a प्लस प्लस हो गया तो a की वैल्यू अपडेट होकर 11 हो गई, एंड उसे दोबारा से हम पहले ही प्लस प्लस कर देंगे तो अब प्रिंट हो जाएगा 12। तो a की जो फाइनल वैल्यू रहेगी दैट विल बी ऑल्सो इक्वल टू 12। इसे कर लेते हैं सेव, रिफ्रेश। तो प्रिंट हुआ मेरे पास पहले 10 फिर 12। अगर यहाँ पर पहले 10 कैसे आया या पहले 12 कैसे आया, थोड़ा सा भी डाउट आ रहा है, तो एक बार यूनरी ऑपरेटर्स जो हमने अपने पहले वाले पार्ट में किए हैं उनको थोड़ा सा जाकर रिवाइज कर लेना है, क्योंकि कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। यूनरी ऑपरेटर्स को हम बहुत बार यूज करेंगे जब हम लूप्स को स्टार्ट कर देंगे, तो थोड़ा सा भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि यूनरी ऑपरेटर्स हमारे पास काम कैसे करते हैं। नेक्स्ट टाइप के ऑपरेटर्स जिनको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ये है हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर्स का काम होता है किसी भी वैल्यू को किसी भी वेरिएबल के अंदर, या वेरिएबल की वैल्यू को दूसरे वेरिएबल के अंदर, या एक्सप्रेशन की वैल्यू को वेरिएबल के अंदर असाइन करना। बेसिकली हमारे पास एक लेफ्ट साइड होती है, राइट साइड होती है, बीच में असाइनमेंट ऑपरेटर आता है जो यूजुअली इक्वल टू होता है। राइट साइड की वैल्यू को लेफ्ट साइड के अंदर जाकर सेव कराने का काम हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स करते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर्स में हमने इक्वल टू ऑपरेटर को पढ़ा है। इक्वल टू को कैसे यूज करते हैं, बहुत सिंपल है, मैथ की तरह a इक्वल टू बी। a इक्वल टू बी कहने का मतलब जावास्क्रिप्ट में होता है कि हम b की वैल्यू को a में ले जाकर स्टोर कर रहे हैं। जैसे हमने क्या किया, 2 वेरिएबल्स बना दिए a एंड b, यहाँ पर हम सिर्फ ऑपरेटर्स कर देते हैं। तो क्या होगा, अगर हम सिंपली लिख दें b इज इक्वल टू a
एंड उसके बाद कंसोल डॉट लॉग करवाएं बी को। तो इस बार बी की क्या वैल्यू प्रिंट होगी, क्योंकि ए की वैल्यू को हमने बी में उठाकर डाल दिया है तो बी की वैल्यू प्रिंट होने वाली है 10 के इक्वल, जो पहले ए की वैल्यू थी। रिफ्रेश करेंगे तो मेरे पास आउटपुट में आएगा 10 विच इज द वैल्यू ऑफ बी। उसी तरीके से हमारे पास प्लस इक्वल टू होता है, माइनस इक्वल टू होता है, मल्टीप्लाई इक्वल टू होता है। ये सारे के सारे जो हमारे शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं एक तरीके से, उन सब के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इनको भी हम एक तरीके से असाइनमेंट ऑपरेटर्स ही कहते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं अपने दो नए तरीके के ऑपरेटर्स के बारे में, जिनमें से सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर्स के बारे में, जो दो वैल्यूज को कंपेयर करने का काम करते हैं। अब जैसे मैथ के अंदर मुझे लिखना होता था कि क्या ए बी के इक्वल है, तो उसके लिए हम सिंपली लिखते थे इज ए इक्वल टू बी। ये एक सिंपल लाइन होती थी, पर जावास्क्रिप्ट के अंदर इस लाइन का मतलब अलग है। जावास्क्रिप्ट के अंदर इक्वल टू, यानी ये जो इक्वल टू है ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर है। इसका मतलब है बी की वैल्यू को ए के अंदर जाकर स्टोर करवा दो। कंपैरिजन नहीं हो सकता ए और बी का, इसीलिए कंपैरिजन के लिए जावास्क्रिप्ट के अंदर अलग ऑपरेटर्स है। उसी तरीके से हमारे पास कुछ लॉजिकल ऑपरेटर्स भी होते हैं जिनको हम यूज करते हैं, जो वैल्यू ट्रू या वैल्यू फॉल्स हमें लाकर देते हैं। इन दोनों ऑपरेटर्स के बारे में अब हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अब हम शुरुआत करने वाले हैं अपने कंपैरिजन ऑपरेटर्स के साथ। कंपैरिजन ऑपरेटर्स का काम होता है टू कंपेयर टू वैल्यूज। हमारे पास रियल लाइफ में कई सारी ऐसी सिचुएशन आई होंगी जब हमें किसी दो वैल्यूज को कंपेयर करना होगा। जैसे लेट्स सपोज अगर हम वोटर आईडी कार्ड बनवाने जा रहे हैं या फिर हम ड्राइवर्स लाइसेंस लेने जा रहे हैं, तो हमसे हमेशा पूछा जाएगा कि क्या आपकी एज 18 प्लस है, या इनफैक्ट कई सारी ऑनलाइन वेबसाइट भी हमसे पूछते हैं कि क्या हमारी एज 18 प्लस है। अब एज 18 प्लस है या नहीं, उसके लिए हमें एज को 18 से कंपेयर करना पड़ेगा। जैसे लेट्स सपोज हमारी जो एज है वो हमने एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा ली। लेट्स सपोज मैंने अपनी एज स्टोर करवा ली। अब इस एज को मुझे किसी वेरिएबल के साथ कंपेयर करना पड़ेगा। तो वेरिएबल के साथ कंपेयर करने के लिए हम कंपैरिजन ऑपरेटर यूज करते हैं। तो मैथ के अंदर जैसे हम सिंपली लिखते थे कि एज ग्रेटर देन 18 है क्या, तो उस केस में हमें कोई वैल्यू मिलेगी, या तो हमें ट्रू मिलेगा या फिर हमें वहां पर वैल्यू मिलने वाली है फॉल्स। अगर ये एज 18 के प्लस होगी तो उस केस में मतलब हम सच बोल रहे हैं, हमारी जो एज है वो 18 से बड़ी है, तो उस केस में हमें ट्रू मिलेगा। लेकिन यहाँ पर एज अगर मैं 16 लिख दूं तो उस केस में क्या होगा, क्या 16 ग्रेटर देन 18 होता है? नहीं, तो उस केस में हमें क्या वैल्यू मिलेगी, हमें फॉल्स वैल्यू मिलेगी। तो जब हमने एज को 18 से कंपेयर किया तो यहाँ हम दो वैल्यूज को कंपेयर कर रहे हैं जिनका रिजल्ट या तो इवेंचुअली ट्रू आएगा या फिर इवेंचुअली फॉल्स आएगा। इसी को हम कंपैरिजन कहते हैं। और यहाँ पर ये जो ग्रेटर देन का साइन हमने यूज किया है, इसी को हम कंपैरिजन ऑपरेटर कहते हैं। ये वन ऑफ द कंपैरिजन ऑपरेटर्स है, यानी ग्रेटर देन ऑपरेटर। इसके अलावा हमारे पास काफी सारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं। ये वाला जो हमारा ऑपरेटर होता है, ये सारे वैसे हमने मैथ के अंदर जनरली इनमें से मैक्सिमम देखे होंगे। ये हमारा ग्रेटर देन ऑपरेटर होता है। ये वाला ऑपरेटर हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू, यानी अगर ग्रेटर देन है तो भी चल जाएगा, इक्वल टू है तो भी चल जाएगा। तो एज को यूजुअली जब हम चेक करते हैं वो एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 हम चेक करते हैं कि 18 से या तो इक्वल हो या उससे बड़ी हो। उसी तरीके से हमारे पास एक लेसर देन का ऑपरेटर होता है एंड दूसरा ऑपरेटर होता है हमारा लेसर देन और इक्वल टू। तो उसमें लेस देन और इक्वल टू दोनों कंडीशंस हमारी चेक हो जाती हैं। तो ये चार सबसे बेसिक ऑपरेटर्स हैं जिनको हम टेस्ट कर सकते हैं। अपने ऑपरेटर्स वाली फाइल के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपली हम एक वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं, लेट एज इज इक्वल टू 18। अब अगर हम चेक करना चाहें तो हम लिख सकते हैं कंसोल डॉट लॉग। यहाँ पर लिख सकते हैं एज ग्रेटर देन 18। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास, इसका रिजल्ट हमारे पास आने वाला है फॉल्स, क्योंकि एज अभी क्या है, एज 18 है। क्या वो ग्रेटर देन 18 है? 18 क्या 18 से बड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो उस केस में हमारे पास फॉल्स प्रिंट होकर आएगा कुछ इस तरीके से। सिमिलर तरीके से यहाँ पर अगर हम ग्रेटर देन इक्वल टू कर दे, रिफ्रेश करें, तो उस केस में हमारे पास आएगा ट्रू। यहाँ पर एज को मैंने लेस देन 18 कर दिया। अब 18 इज 18 लेस देन 18? नो, तो उस केस में मेरे पास आएगा दोबारा से फॉल्स। पर अगर यहीं पर मेरी एज 23 होती, या 23 नहीं, इसे 16 कर देते हैं, तो 16 लेस देन 18, उसके लिए क्या आता है मेरे पास, ट्रू, क्योंकि 16 इज लेस देन 18। एंड उसी तरीके से अगर हम यहाँ पर लेस देन इक्वल टू कर दें तो भी मेरे पास आएगा ट्रू, क्योंकि लेस देन भी है या फिर इक्वल टू, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू होती है, तो उसके लिए हमारे पास प्रिंट होता है ट्रू। एंड सिर्फ वेरिएबल्स नहीं, हम एब्सोल्यूट वैल्यूज को भी कंपेयर करा सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम लिखें 3 ग्रेटर देन 5, तो इसका आउटपुट हमें पता है क्या आने वाला है, 3 ग्रेटर देन 5 सच नहीं होता, 3 5 से बड़ा नहीं होता, तो उस केस में हमारे पास प्रिंट होकर आने वाला है फॉल्स। अगर हम यहाँ पर कर दे 5 ग्रेटर देन 6, तो उस केस में भी फॉल्स आएगा। पर 5 लेस देन 6 लिखेंगे तो उस केस में मेरे पास ट्रू प्रिंट होकर आएगा। 5 अगर हम ग्रेटर देन इक्वल टू 5 करेंगे तो उस केस में प्रिंट होगा ट्रू।
अगर हम करें 0 इज लेस देन 5 तो उस केस में प्रिंट होगा ट्रू, पर अगर हम करें 0 इज लेस देन -2 तो उस केस में प्रिंट होगा फॉल्स, क्योंकि नेगेटिव वाली जितनी भी वैल्यूज हैं वो 0 से छोटी होती हैं, तो उन सब के लिए वो सारी वैल्यूज 0 से छोटी होंगी। 0 इज ग्रेटर देन -99 इस केस के लिए ट्रू आएगा, क्योंकि -99 क्योंकि नेगेटिव वैल्यू है तो बहुत छोटी वैल्यू होगी। हमारा जो नंबर सिस्टम है वो कैसे काम करता है, नंबर सिस्टम या नंबर लाइन की बात करें तो उसके ऊपर हमारे अगर 0 यहाँ पर होता है तो सारे पॉजिटिव नंबर्स राइट साइड में होते हैं, नेगेटिव नंबर्स लेफ्ट साइड में। तो यहाँ मेरा 1 आ जाता है, 2 आ जाता है, इसी तरीके से यहाँ -1 -2। तो 0 से जो छोटे नंबर्स होते हैं वो नेगेटिव में आते हैं, 0 से जो बड़े नंबर्स होते हैं वो मेरे पास पॉजिटिव में आते हैं। इस तरीके से हमारे कंपैरिजन काम करते हैं। तो ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू, इस तरीके के कंपैरिजन ऑपरेटर्स हमने ऑलरेडी मैथ के अंदर देखे होंगे और ये बहुत ईजी अंडरस्टैंड करने के लिए। पर यहाँ पर जावास्क्रिप्ट में हम 2 नए ऑपरेटर सीखते हैं जो होते हैं हमारे इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू ऑपरेटर। जो हम इक्वल टू की कंडीशन चेक करने के काम आता है उसमें हम सिंगल इक्वल टू नहीं लिखते जावास्क्रिप्ट में, उसमें हम डबल इक्वल टू लिखते हैं। हम लिखते हैं इक्वल टू एंड दिस इज माय इक्वल टू ऑपरेटर। और अगर हमें नॉट इक्वल टू की कंडीशन चेक करनी होती है तो उसके लिए हम ये एक्सक्लेमेशन का साइन यहाँ पर लगाते हैं, इसको हम कहते हैं नॉट। एक्सक्लेमेशन साइन को प्रोग्रामिंग के अंदर इन जनरल नॉट कहा जाता है। तो नॉट इक्वल टू ऑपरेटर हमारा कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। अब नॉट इक्वल टू और इक्वल टू ऑपरेटर कैसे काम करते हैं, अगर मैं 2 इक्वल वैल्यूज को कंपेयर कर रही हूं, जैसे लेट्स सपोज मैंने 5 को कंपेयर कर दिया 5 के साथ, तो कंपैरिजन के लिए हम लिखेंगे इक्वल टू। इस लाइन का बेसिक मतलब है क्या 5 इक्वल टू है 5 के, तो उस केस में दोनों वैल्यूज इक्वल हैं, इसीलिए प्रिंट होगा ट्रू। पर अगर मैं लिख दूं 5 इक्वल टू 4 तो ये लाइन पूछ रही है क्या 5 इक्वल टू है 4 के, तो उस केस में मेरे पास प्रिंट होगा फॉल्स। और इसी का ऑपोजिट होता है नॉट इक्वल टू। मतलब अगर मैंने लिख दिया 5 नॉट इक्वल टू 5 तो इससे मैं पूछ रही हूँ क्या 5 बराबर नहीं है 5 के, तो उस केस में मेरे पास प्रिंट होगा फॉल्स। क्यों, क्योंकि 5 तो बराबर है 5 के, तो ये जो लाइन है ये झूठ कहने की कोशिश कर रही है। एंड अगर मैंने लिख दिया 5 इज नॉट इक्वल टू 4, मतलब इस लाइन में मैं कह रही हूँ कि 5 4 के बराबर नहीं होता, तो उस केस में मेरे पास प्रिंट होगा है ट्रू, क्योंकि मैंने जो स्टेटमेंट बोली है कि 5 4 के बराबर नहीं होता वो स्टेटमेंट सच है। 5 4 के बराबर नहीं होता, 5 तो 5 के बराबर होता है। तो इस तरीके से मेरा इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू काम करता है। अब ये जो इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू ऑपरेटर्स हैं, इनका एक बेसिक प्रॉपर्टी होती है, एक अजीब सी चीज आपको देखने को मिलेगी कि जब हम 5 को कंपेयर करेंगे स्ट्रिंग वाले 5 से, मतलब ये जो है ये एक स्ट्रिंग है, इसको जब एक नंबर 5 से कंपेयर किया जाएगा तब मेरा इक्वल टू ऑपरेटर मुझे ट्रू दे देगा। मतलब जो इक्वल टू ऑपरेटर है वो नंबर्स के टाइप्स को नहीं देखता, वो सिर्फ उनकी वैल्यूज को कंपेयर करता है। जैसे अगर मैंने एक नंबर बनाया लेट n इज इक्वल टू 5 और मैंने एक दूसरा नंबर बनाया, ये इसे हम स्ट्रिंग कह देते हैं, लेट str स्ट्रिंग इज इक्वल टू, मैंने स्ट्रिंग का 5 बनाया। अभी हम टाइप ऑफ 5 लिख सकते हैं, टाइप ऑफ यहाँ पर n लिख देते हैं, टाइप ऑफ n नंबर है और यहाँ पर मैं कंपेयर करूं टाइप ऑफ स्ट्रिंग के, तो टाइप ऑफ str क्या है, मेरी स्ट्रिंग है, इसका टाइप है स्ट्रिंग। पर जैसे ही मैं कंपेयर करूंगी n इक्वल टू नंबर, तो उस केस में क्या प्रिंट हुआ, नंबर नहीं, यहाँ पर मेरा n इक्वल टू स्ट्रिंग, तो उस केस में मेरे पास प्रिंट होकर आया ट्रू, जो कि बेसिकली दिखाता है कि मेरा इक्वल टू टाइप को इग्नोर कर देता है। जब तक मेरी ये स्ट्रिंग है ये नंबर में कन्वर्ट होकर कंपेयर हो सकती है तब तक कंपेयर होती है, मतलब वैल्यूज कंपेयर होती हैं, टाइप यहाँ पर कंपेयर नहीं होते। उसी तरीके से अगर हम लिख दें कि 4 नॉट इक्वल टू माई str, तो उस केस में भी मेरे पास ट्रू आ जाएगा, मतलब यहाँ पर कंपैरिजन पॉसिबल हो पा रहा है। पर अगर हमें बहुत स्ट्रिक्ट कंपैरिजन करना हो, तो जिस केस में हमें सिर्फ वैल्यू नहीं हमें टाइप भी कंपेयर करना हो, उस केस के लिए हमारे पास एक और स्पेशल टाइप का कंपैरिजन ऑपरेटर होता है, जो होता है मेरा ट्रिपल इक्वल टू ऑपरेटर। यानी ट्रिपल इक्वल टू ऑपरेटर से हम अपनी टाइप एंड अपनी वैल्यूज दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। जैसे हमने अपनी स्क्रीन को क्लियर कर लिया और अब हमने n इक्वल टू str लिखा, तो उस केस में तो ट्रू आया। पर अगर मैं लिखूं n ट्रिपल इक्वल टू str एंटर किया, तो उस केस में मेरे पास फॉल्स आएगा, क्योंकि ट्रिपल इक्वल टू क्या करता है, हमारी वैल्यू के साथ साथ टाइप को भी कंपेयर करता है। तो उसके कुछ बेसिक एग्जांपल हमने यहाँ पर दे रखे हैं। ये जो मेरा डबल इक्वल टू है ये सिर्फ वैल्यू को कंपेयर करता है, टाइप को नहीं करता। ट्रिपल इक्वल टू टाइप एंड वैल्यू दोनों को कंपेयर करता है। तो कुछ एग्जाम्पल्स है, जैसे अगर स्ट्रिंग 1 2 3 को मैंने नॉर्मल 1 2 3 से डबल इक्वल टू से कंपेयर किया तो ये ट्रू दे देगा। 1 को अगर इस 1 से कंपेयर किया डबल इक्वल टू से तो ये ट्रू दे देगा। अगर मैंने 0 को एक खाली स्ट्रिंग से कंपेयर कर दिया तो भी मुझे ट्रू मिलेगा। मतलब 0 को अगर मैंने कंपेयर कर दिया एक खाली स्ट्रिंग से तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास ट्रू आएगा। पर 0 को अगर मैं ट्रिपल इक्वल टू से कंपेयर कर दूं एक खाली स्ट्रिंग से
तो मेरे पास फॉल्स आएगा, क्योंकि दोनों का टाइप ही अलग है, दोनों को कंपेयर ही नहीं कर सकते। पर मैथ का जीरो क्या करेगा, ये अज्यूम करेगा कि ये जो खाली स्ट्रिंग है इसकी भी वैल्यू खाली है, जीरो भी खाली होता है, खाली स्ट्रिंग भी खाली होती है, तो दोनों के लिए ट्रू प्रिंट हो गया। जीरो को जब फॉल्स से कंपेयर कर देते हैं तो भी वो ट्रू दे देता है, क्योंकि मैथ का जीरो एक फॉल्स वैल्यू को सिग्निफाई करता है। इसके बारे में हम आगे पढ़ रहे होंगे, बट अभी के लिए जान लेते हैं जीरो का मतलब फॉल्स भी होता है अगर सिर्फ वैल्यू की बात होती है तो। या अगर मैं नल को अनडिफाइंड से कंपेयर कर दूं डबल इक्वल टू से, तो ये मुझे ट्रू दे देगा। बट बाकी सारे केसेस में ऐसा नहीं होता। मतलब ये जो स्ट्रिंग वाला 1 2 3 है, अगर इसकी वैल्यू को और टाइप दोनों को कंपेयर करें तो ये फॉल्स दे देगा। एंड इस तरीके से बाकी सारे जो कंपैरिजंस हैं जो डबल इक्वल टू में ट्रू देते हैं वो यहाँ पर मुझे फॉल्स ला कर दे देंगे। तो जिन भी केसेस में हमें स्ट्रिक्ट कंपैरिजन करना होता है उस केसेस में हम ट्रिपल इक्वल टू को यूज करते हैं। एक छोटा सा नोट यहाँ पर एडिशनल, कि अगर अभी आपके दिमाग में ये सवाल आया है कि जीरो फॉल्स से कंपेयर होकर वैल्यू में ट्रू क्यों दे रहा है, या नल अनडिफाइंड से कंपेयर होकर वैल्यू में ट्रू क्यों दे रहा है, जबकि हमने ऑलरेडी बात कर ली है कि नल और अनडिफाइंड का मतलब तो अलग अलग होता है। तो इस केस का जवाब हमें तब मिलेगा जब हम लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ लेंगे। तो आने वाले पार्ट्स के अंदर हम लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। वहां पर हमें पता चलता है कि हर एक जो नंबर होता है उसके साथ एक एसोसिएटेड ट्रू या फॉल्स वैल्यू होती है। नेक्स्ट हम बात करने वाले कंपैरिजन फॉर नॉन नंबर्स। कभी कभार हमारे पास ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें हम नॉन नंबर्स को कंपेयर करते हैं, यानी जब भी हम 5 को 4 के साथ कंपेयर कर रहे हैं, 10 को 15 के साथ, 2 को 0 के साथ, तो इस तरीके के कंपैरिजन में हमारे पास एक फिक्स सॉल्यूशन आना आसान है, क्योंकि ये सारे कैलकुलेशंस हमने मैथ के अंदर देख रखे हैं। पर अगर हम कुछ ऐसी चीज ट्राई करने निकले जिसमें लेट्स सपोज हमने लिखा स्मॉल a वाला जो कैरेक्टर है दैट इज लेस देन कैपिटल A, और इस केस में मेरे पास फॉल्स भी प्रिंट होकर आ गया, तो ये कैसे पॉसिबल हुआ। और अगर मैं लिखूं स्मॉल a इज लेस देन स्मॉल b, तो इस केस में मेरे पास ट्रू प्रिंट होकर आ गया। तो इस तरीके के जो कैलकुलेशंस हैं जो कैरेक्टर्स पर, यानी ये जो सिंगल लेटर्स हैं इनको हम कैरेक्टर्स कह सकते हैं, कैरेक्टर्स पर पॉसिबल हो पा रहे हैं। तो इस तरीके के कंपैरिजंस इसलिए पॉसिबल हो पाते हैं क्योंकि जावास्क्रिप्ट के अंदर हर एक नंबर के साथ एसोसिएटेड एक यूनिक वैल्यू होती है। इस वैल्यू को, ये जो हमारा यूनिक वैल्यू होती है, इस वैल्यू को हम यूनिकोड कहते हैं। हर एक कैरेक्टर जो होता है, चाहे हमारे कीबोर्ड के ऊपर से हम कोई भी कैरेक्टर टाइप कर दें, वो स्मॉल ए से लेके स्मॉल जी तक कोई भी हमारा इंग्लिश का लेटर हो सकता है, कैपिटल ए से लेके कैपिटल जी तक कोई भी लेटर हो सकता है, परसेंटेज का साइन हो सकता है, हमारे पास ये वाला दूसरा जो मॉड्यूलो का साइन है वो हो सकता है, एस्टरिस्क हो सकता है, हमारे पास ब्रैकेट्स हो सकते हैं, कोई भी वैल्यू हो सकती है जो हम कीबोर्ड से टाइप कर सकते हैं। हर एक वैल्यू के साथ एसोसिएटेड एक यूनिक कोड होता है, और जब भी हम कंपैरिजन ऑपरेटर यूज करते हैं किसी भी कैरेक्टर के लिए तो वहां पर ये यूनिकोड कंपेयर हो रहा होता है। तो यूनिकोड्स की जब हम बात करते हैं, आप जाकर सिंपली सर्च कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट यूनिकोड्स, तो आपको बहुत सारी डिफरेंट वेबसाइट्स मिल जाएंगी। एक ये मैं यूनिकोड आपको दिखा देती हूँ, ये एक यूनिकोड की शीट है, तो यहाँ पर जावास्क्रिप्ट के यूनिकोड्स आपको दिख जाएंगे। थोड़ा सा यहाँ पर जूम इन करें तो यहाँ दिख रहा है कैपिटल P के लिए जो यूनिकोड होता है दैट इज बेसिकली 50, स्मॉल p के लिए जो यूनिकोड होता है दैट इज 70। तो अगर मैं लिखूं कैपिटल P इज लेस देन स्मॉल p, तो उस केस में मेरे पास ट्रू प्रिंट होकर आएगा। क्यों? क्योंकि कैपिटल P के लिए यूनिकोड 50 है, स्मॉल p के लिए 70 है, तो 50 इज ऑब्वियसली लेस देन 70, इसीलिए मेरे पास प्रिंट होकर आएगा ट्रू। तो एक्चुअली वो लेटर कंपेयर नहीं हो रहा, उनके यूनिकोड्स कंपेयर हो रहे हैं। उसी तरीके से 0 का भी यूनिकोड होता है, 1 का भी यूनिकोड होता है, 2 का भी होता है, इस एक्सक्लेमेशन मार्क का भी ये यूनिकोड है 21 के इक्वल। जो कैपिटल A होता है उसका यूनिकोड 41 से स्टार्ट हो जाता है, फिर B का 42, C का 43, D का 44, इस तरीके से आगे आगे बढ़ते रहते हैं। फिर स्मॉल a से स्टार्ट हो जाते हैं 61, 62। अब यहाँ पे अगर आप कंपेयर कर रहे होंगे कि 26 लेटर्स होते हैं तो ये 61 कैसे हो गया, 41 और 61 में तो 20 का डिफरेंस होता है। वो इसलिए क्योंकि यूनिकोड नॉर्मल डेसिमल नंबर नहीं होते मैथ वाले, उनके अंदर 004E, यानी इस तरीके से कैलकुलेशन चलती है जैसे हमने हेक्स कोड में सीखी थी। हर बार हेक्स कोड में नहीं होगी, पर वैसा सा फॉर्मेट हम अज्यूम कर सकते कि नॉर्मल मैथ वाले नंबर ही नहीं होते, हमेशा हमारे पास एक डिफरेंट फॉर्मेट ऑफ राइटिंग होता है। तो इसीलिए हेक्स कोड को हमेशा अज्यूम नहीं करना है, पर ये होगा। पर हाँ, जावास्क्रिप्ट के अंदर स्मॉल a जो है इसका हेक्स कोड हम 61 रखते हैं, B का 64 होता है, एंड इस तरीके से आगे आगे बढ़ते रहते हैं। तो इसीलिए एक जनरल ट्रेंड होता है कि अगर हम स्मॉल यानी लोअर केस यानी स्मॉल वाले a से लेकर z तक ये जो कैरेक्टर्स है इनको अगर कंपेयर कर रहे हैं तो हमेशा a की वैल्यू छोटी होगी, b से b की वैल्यू छोटी होगी, c से d से छोटी होगी e की वैल्यू, एंड इस तरीके से हमारे लेटर्स जैसे जैसे बड़े होंगे वैल्यूज भी बड़ी बड़ी होती चली जाएंगी। एंड सेम ट्रेंड हम अपने कैपिटल के अंदर देख सकते हैं, a लेस देन b लेस देन c लेस देन d, एंड इस तरीके से हमारी वैल्यूज बढ़ती चली जाएंगी। और इसमें भी जो स्मॉल वाले लेटर्स होते हैं उनकी वैल्यू हमेशा कैपिटल वाले लेटर से बड़ी होती है।
तो एक जनरल ट्रेंड हम याद रख सकते हैं, बाकी एक्चुअल जो यूनिकोड वैल्यूज है उनको हमें याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसीलिए जब भी हम लिखना चाहते हैं a इज लेस देन b, तो इसका आउटपुट हमेशा ट्रू आएगा, क्योंकि जैसे जैसे वैल्यूज बढ़ती हैं उनके यूनिकोड्स भी बढ़ते रहते हैं। पर अगर मैं लिखूं a इज लेस देन कैपिटल B, उस केस में मेरे पास फॉल्स आएगा, क्योंकि स्मॉल वाले जो लेटर्स होते हैं उन सबकी वैल्यू बड़ी होती है एज कंपेयर टू बड़े वाले जो हमारे अपर केस लेटर्स होते हैं। तो यहाँ से हमारे पास कंपैरिजन आता है फॉर नॉन नंबर वैल्यूज। उसी तरीके से हम एस्टरिस्क, ये एम्परसेंड, इनको भी कंपेयर कर सकते हैं। मतलब सिर्फ कैरेक्टर्स नहीं, अगर मुझे स्टार को कंपेयर करना हो एंड वाले सिंबल के साथ, तो उस केस में भी मेरे पास ये वैल्यू फॉल्स आएगी, और यहाँ पर मैं कंपैरिजन को उल्टा कर दूं तो मेरे पास ट्रू वैल्यू आएगी। तो नॉन नंबर्स को भी जावास्क्रिप्ट के अंदर कंपेयर करना पॉसिबल है, एंड ये एक वैलिड कंपैरिजन होता है बेस्ड ऑन यूनिकोड वैल्यूज।